कालू कौवा पेड़ पर बैठा धूप का आनंद ले रहा था जब उसकी नजर एक चील पर पड़ी। कालू कौवा उस चील को देखकर अपने आप से बोला, ये चील तो मुझे दूसरे जंगल की लगती है। ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे महारानी को बताना होगा। कालू कौवा तुरंत उड़ते हुए अपने जंगल की महारानी चील के पास गया। महारानी, हमारे जंगल में दूसरे जंगल की चील घूम रही है। मुझे उसके इरादे नेक नहीं लगते। ये सुनकर महारानी चील ने कहा, दूसरे जंगल की चील की इतनी हिम्मत कि मेरे जंगल में घूम रही है। बताओ कालू, कहाँ है वो? कालू कौवा महारानी चील को नदी के पास ले गया जहाँ उसने चील को देखा था, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। महारानी चील ने कौवे से कहा, कालू, तुमने तो कहा था यहाँ दूसरे जंगल की चील है, मगर मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। महारानी, मैंने अपनी आँखों से देखा था। कालू की बात सुनकर महारानी चील और कालू कौवा चील को ढूंढने लगते हैं, मगर महारानी को वहाँ कोई नहीं मिला। तभी वहाँ सुंदर उड़ता हुआ तोता महारानी चील के पास आया और बोला, महाराज की जय हो। कौन हो तुम? मेरा नाम मिट्ठू है। मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा गिद्ध आपके जंगल में बैठा हुआ है। मुझे लगा इसकी सूचना सबसे पहले आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप जंगल की महारानी हैं। कहाँ है वो गिद्ध? चलिए महारानी, मेरे साथ चलिए। फिर मिट्ठू तोता महारानी चील को अपने साथ ले गया। तभी जंगल में झाड़ियों के पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही गिद्ध ने महारानी चील को देखा तो वो वहाँ से भाग गया। अरे मिट्ठू, तुमने तो मुझे बिल्कुल ठीक बताया, और मेरा एक ये सलाहकार कालू कौवा जो मुझसे झूठ बोल रहा था। क्या महारानी? मैं समझा नहीं। मेरा ये काला कौवा मूर्ख मुझसे कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील है, मगर मैं जब यहाँ आई तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मिट्ठू तोता कालू कौवे का मजाक उड़ाते हुए महारानी चील से बोला, मेरी माँ ने तो सबसे पहले आपको अपने सलाहकार को बदल लेना चाहिए। आपको दूसरा एक सलाहकार ढूंढना चाहिए जो देखने में सुंदर भी हो और सच्चा भी हो। मिट्ठू, तुम अच्छे भी हो और बातें भी अच्छी करते हो। आज से तुम ही मेरे सलाहकार हो। इतना कहकर चील महारानी ने कालू कौवे से कहा, सुनो कालू कौवे, अगर मुझे दोबारा नजर आए तो मैं अपने जंगल से तुम्हें निकाल दूंगी। फिर महारानी चील मिट्ठू तोते के साथ वहाँ से चली गई और कालू कौवा रोता हुआ अपने घर चला गया और अपने घर के बाहर बैठ गया। रानू चिड़िया और गोरी कौवी वहाँ से जा रही थीं। तभी कालू कौवे को उदास देखकर वो वहाँ आ गईं। क्या हुआ कौवे, तुम उदास क्यों बैठे हो? गोरी बहन ठीक कह रही है कालू कौवे, तुम तो हमेशा मुस्कुराते और गाते रहते थे और जंगल में हर तरफ महारानी की तारीफें ही करते रहते थे। तुम्हें पहले तो कभी इतना उदास नहीं देखा। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया और गोरी कौवी को सारी घटना बताता है। मेरी बात का विश्वास करो, मैंने अपनी आँखों से उस जगह चील को देखा था, मगर महारानी चील ने मेरा विश्वास नहीं किया और तोते की बातों में आकर मुझे वहाँ से बेइज्जत कर दिया, और तो और मुझे सलाहकार के पद से भी हटा दिया। मैंने कितनी सेवा की महारानी की, क्या मुझे यही सिला मिलना था? कालू कौवे की बात सुनकर गोरी कौवी ने कहा, कालू कौवे, तुम चिंता ना करो। तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मैं और रानो महारानी से बात करेंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी। फिर रानू चिड़िया और गोरी कौवी महारानी चील के पास गईं। रानू चिड़िया और गोरी कौवी को देखकर मिट्ठू महारानी से बोला, महारानी, मुझे समझ नहीं आता कि आप जंगल की महारानी हैं या किसी चिड़ियाघर की। मिट्ठू की बात सुनकर महारानी चील को गुस्सा आ गया। क्या हुआ मिट्ठू, मुझसे कोई गलती हो गई? महारानी, जब मैं दूसरे जंगल में था तो मैं देखता था कि महारानी से मिलने वहाँ बड़े बड़े शक्ति वाले पक्षी आते थे और वो सब महारानी के आगे अपना सर भी झुकाया करते थे। मैंने अभी तक आपकी बराबरी का कोई भी आता नहीं देखा।
महारानी चील, अब आप ही बताइए कि इन मामूली चिड़िया का आपकी गुफा में क्या काम है। ये सुनकर रानू चिड़िया ने कहा, अपनी हद में रहो आवारा तोते, तुम तो इस जंगल के भी नहीं हो। हमारी जंगल की महारानी दूसरे जंगल की महारानियों से बुरी नहीं है। हमारी महारानी सब पक्षियों को बराबर का समझती है। मैं भी तो यही समझा रहा हूँ महारानी को कि महारानी चील, आप बहुत शक्तिशाली हैं। ये मामूली पक्षी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मिठू की बात सुनते हुए महारानी चील गहरी सोच में डूबते हुए बोली, तुम ठीक कह रहे हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या हुआ चिड़िया, क्यों आई हो यहाँ? महारानी, आपको दूसरे जंगल के पक्षियों की बातों में आकर अपने जंगल के पक्षियों का अपमान नहीं करना चाहिए। महारानी चील बुरे समय में अपने ही काम आते हैं। इस जैसा आवारा तोता तो मुंह छुपाकर भाग जाता है। चुप कर जाओ चिड़िया और चली जाओ यहाँ से, और इस कवि को भी अपने साथ ले जाओ। ऐसा ना हो कि बाकी जंगल के पक्षी कहें कि महारानी ने एक छोटी सी चिड़िया को मार दिया। फिर रानू चिड़िया और गोरी कवि वहाँ से चली गयी। क्यों मिठू, अब मेरा व्यवहार महारानियों जैसा लग रहा है ना? हाँ हाँ महारानी, अब मुझे लगा कि मैं एक शक्तिशाली चील का सलाहकार हूँ। रानो, अपना दिल छोटा मत करो। गोरी बहन, महारानी अपने आप को समझती क्या है? उन्हें ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे को अपमानित करें। कुछ समय इंतजार करो रानो, महारानी को सब समझ आ जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मिठू तोते ने महारानी के दिल में अपनी जगह बना ली थी। वो दिन भर महारानी के गुण गाता और महारानी चील अपनी तारीफ सुनकर खुश होती रहती। एक दिन महारानी चील जंगल में मिठू तोते के साथ गई। अचानक सामने से एक जालिम चील आ गई। न जाने कब से मैं इस मौके की तलाश में थी, आज मुझे ये मौका मिल गया। अब मैं तुझे मारकर इस सारे जंगल पर कब्जा कर लूंगी और जंगल के सभी पक्षियों को भी खा जाऊंगी। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगी? मुझे हराना नामुमकिन है। ये सुनकर वो चील हंसने लगी। तभी झाड़ियों से दो गिद्ध भी बाहर आ गए। मैं यहाँ तुझसे अकेले मुकाबला करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे ये दो वफादार गिद्ध हैं जो तुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। तभी महारानी चील मिठू तोते से बोली, मिठू, जल्दी से जाओ और मेरे पक्षियों को खबर दो कि उनकी महारानी की जान खतरे में है। मिठू तोता जालिम चील को देखकर डर गया और महारानी से बोला, नहीं महारानी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आप हार गई तो ये चील मुझे भी मार देगी। तू तो बड़ा समझदार है तोते, मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं, तुझे भी अपनी महारानी के साथ मरना होगा, क्योंकि तू अपनी महारानी का सलाहकार है। अरे नहीं नहीं, मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ। मैं तो एक आजाद पक्षी हूँ और जंगलों में घूमता रहता हूँ। जहाँ भी मुझे कोई ताकतवर दिखता है, मैं तो बस उसकी तारीफें करता हूँ और उसके साथ हो जाता हूँ। अगर आप महारानी चील को हरा देंगे तो मैं आपकी तरफ भी हो जाऊंगा। तुमने मुझे अपनी महारानी की तरह मूर्ख समझा है, जो मैं तुझे अपना सलाहकार बनाऊंगी। चल भाग जा यहाँ से, वरना बेमौत मारा जाएगा। मिठू तोता अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। वो जालिम चील महारानी चील पर हमला करने ही वाली थी। तभी कालू कौवा तेजी से वहाँ आया और उसने आते ही जालिम चील की आंखों में चोंच मारी और वहाँ से भाग गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किस बेवकूफ ने मेरी आंखों पर हमला किया? तुम दोनों खड़े क्यों हो? जाओ और उसे मेरे सामने लेकर आओ। कालू कौवा उन दोनों गिद्ध को जंगल से दूर ले गया। महारानी चील ने मौका देखकर जालिम चील पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। तभी कालू कौवा अपनी महारानी की मदद करने के लिए जंगल के पक्षियों को ले आया। मुझे माफ कर दो कालू कौवे, तुम ठीक कह रहे थे। वो जालिम चील कब से मुझ पर नजर रख रही थी और मैंने तुम्हारी बातों का विश्वास नहीं किया। और तो और मैंने उस तोते की बातों में आकर तुम्हें बुरा भला कहा और सलाहकार का पद भी छीन लिया। फिर महारानी चील ने रानू चिड़िया और गोरी कवि से कहा, मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया, मैंने तुम्हें भी बहुत अपमानित किया। महारानी, मैंने आपसे बोला था कि मुसीबत आने पर अपने ही काम आते हैं।
आप देख लीजिए कि आपका मिठू तोता आपको छोड़कर भाग गया, मगर यही कालू कौवा आपकी जान बचाने के लिए डटा रहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और कालू कौवे तुम फिर से मेरे सलाहकार हो। उस दिन के बाद से वो जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। गंदी आँखों वाले, अगर इस अमरूद को देखा तो आंखें निकाल दूंगी मैं तुम्हारी। ये अमरूद मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैं यहाँ पहले आया था और ये अमरूद देखा भी पहले मैंने था। तुम हर बार मुफ्त की लड़ाई बना लेती हो, लेकिन इस बार मैं देखता हूँ तुम ये अमरूद कैसे खाती हो। तो फिर दिखा लो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अमरूद की तरफ बढ़ती है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। कबूतर भी इस बार हार मानने को तैयार ना था। शोर सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। चिड़िया बहन, ये गोरी इस जंगल को अपना समझती है, किसी को कोई चीज खाने ही नहीं देती। जब देखो इसकी किसी न किसी के साथ लड़ाई ही होती रहती है। खून, तुमने मेरे सर से खून निकाला। गंदी मोटी आंखों वाले कबूतर, अगर मैंने इसका बदला तुमसे ना लिया तो मुझे भी गौरी ना कहना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपको तो पता है इस गोरी का ये कितनी लड़ाकी है, अब न जाने वो क्या करेगी। अब मैं इससे ऐसे नहीं डरूंगा, जो करती है करे, मैं देख लूंगा इसे। गोरी, ये तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है? क्या फिर से लड़ाई हो गई है तुम्हारी? उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने बहुत मारा है मुझे। वो तो चिड़िया ने आकर छुड़वाया मुझे, वरना तो वो मुझे मारने ही वाला था। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ाई करे, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मम्मा, कबूतर अंकल तो किसी से भी लड़ाई नहीं करते, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो रोज नदी पर मुझे भोजन भी देते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं। जग्गू चुप कर जाओ, कैसे उस गंदे कबूतर की साइड ले रहे हो? कालू जी, आप कुछ करो, वरना वो समझेगा कि मैं डर गई हूँ उससे। अब तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। ये हुई ना बात। कालू जी, कोई योजना बनानी होगी उसे मारने के लिए, वरना जंगल के सभी पक्षियों को पता चल जाएगा। तुम घर में ही रहो, मैं मामा जी के पास जाता हूँ और उनसे ही कोई उपाय मांगता हूँ कि उस गंदे कबूतर को कैसे ठिकाने लगाएं। तो फिर कालू जी जल्दी जाएं। मैं भी उस गंदे कबूतर को बता आई हूँ कि मेरे पति उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर कालू कौवा अपने मामा जी की तरफ जाता है। क्या जरूरत थी कबूतर भैया, एक अमरूद ही तो था, ऐसे ही लड़ाई कर ली आपने उस गोरी से। बात अमरूद की नहीं है, वो तो हर समय मुझसे बहाने बनाती है लड़ाई के। अब आप भोजन लेने अकेले ना जाना, मैं जाऊंगी आपके साथ। वो जालिम कुछ भी कर सकते हैं। वो दोनों ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ गोरी का बेटा जग्गू आ जाता है। कबूतर अंकल, मेरे पापा और मम्मा आपको मारना चाहते हैं। वो अपने मामा जी के पास गए हैं आपको मारने की योजना बनाने। देखा कबूतर भैया, मैं न कहती थी कि वो ऐसे नहीं बैठेंगे। मुझे इसी बात का तो डर था। अब आप अपने घर चले जाएं और घर से बाहर ना निकलना। तो क्या मैं डर जाऊं उनसे? नहीं, ये उनसे डरना नहीं बल्कि समझदारी कहते हैं। जग्गू बेटा, मैंने आपकी मम्मा को कुछ नहीं कहा था, वो तो बस एक अमरूद से लड़ पड़ी और अब न जाने क्या क्या प्लान तैयार कर रही है। अंकल, मैंने मम्मा पापा से कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, मगर वो मुझे डांटने लग गए। मामा जी, आपको कुछ न कुछ तो करना होगा, वो अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कौन बढ़ गया है? वो गंदी आंखों वाला कबूतर। गोरी के सर से खून निकाल दिया है उसने। तो गोरी की लड़ाई हुई है कबूतर से। जी मामा जी, उसे तो फिर सबक देना ही होगा। मामा जी, उसे जान से मारना है, फिर ही गोरी खुश होगी। तो तुम जाओ, मैं रात को आग लेकर आ जाऊंगा और जला देंगे उसे और उसके घर को, और रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके घर को आग कैसे लगी। मुझे पता था मेरे मामा जी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। जग्गू तुम कहाँ गए थे? मम्मा, मैं नदी पर पानी पीने गया था। मम्मा,
आप कबूतर अंकल को छोड़ दें, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो आपसे सॉरी कर लें। ये तुम न जाने किस पर चले गए हो। तुम्हारे मम्मा पापा तो ऐसे नहीं डरते थे लड़ाई से जितना तुम डरते हो। मम्मा, टीचर कहती है लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती और लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। ऐसे ही कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू जी, क्या कहा मामा जी ने? आज रात मामा जी आग लेकर आएंगे और हम जलाकर मार देंगे उस गंदे कबूतर को। क्या सच कालू जी? फिर तो उसे जलता हुआ देखकर मेरे मन को शांति मिल जाएगी। आज मेरा एक बड़ा दुश्मन ठिकाने लग जाएगा। गोरी, मुझे बहुत प्यास लगी है, चलो नदी से पानी पी कर आते हैं। जग्गू, क्या तुम भी चलोगे पानी पीने? नहीं मम्मा, आप जाएं, मैं थोड़ी देर बाद पानी पी आऊंगा। फिर गोरी और कालू नदी की तरफ चले जाते हैं। मम्मा पापा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे अंकल को बचाना होगा। मुझे कबूतर अंकल को सब बताना होगा। फिर जग्गू अपने घर से कबूतर के घर की तरफ जाता है। अंकल कबूतर, आप कुछ करें। आज रात मेरे मम्मा और पापा अपने मामा के साथ मिलकर आपको जलाने वाले हैं। अंकल, मम्मा आपको मारना चाहती हैं। जग्गू बेटा, क्या ये आप क्या कह रहे हो? मैंने अपने कानों से सुना है, मम्मा और पापा बात कर रहे थे और आज मेरे बाबा मामा जी के पास इसीलिए तो गए थे। आप प्लीज आज अपने घर में ना सोना। आप बहुत अच्छे हो बेटा, जो आपकी सोच अपने मम्मा बाबा जैसी नहीं है। आपके दिल में प्यार है और एहसास है। अंकल, आप मेरे मम्मा पापा को ना बताना कि ये बात मैंने आपको बताई है, वरना वो मुझे मारेंगे। आप घर जाएं बेटा, मैं आज रात चिड़िया के पास जाकर सो जाता हूँ। कबूतर को बताकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। अभी गोरी का बेटा जग्गू आया था और वो मुझे बता कर गया है कि वो सब अपने मामा के साथ मिलकर मेरे घर को आग लगाने वाले हैं। क्या आग? वो ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो पहले ही पता था। वो बहुत जालिम कौवे हैं। वो इंतकाम की आग में जलते हुए कुछ भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ गए। और जंगल में रात भी हो जाती है। रात होते ही कालू का मामा जलती हुई लकड़ी ले आता है। उस रात के अंधेरे में उसे कोई नहीं देख पाता। वो सीधा गोरी और कालू की तरफ जाता है। कालू, ओए कालू, जल्दी आओ बाहर, सो गए हो क्या? गोरी चलो, मामा जी आ गए हैं आग लेकर। जग्गू तो सो गया है ना? हाँ गोरी, वो सो गया है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। चलो कालू, जल्दी करो, कहाँ है उस कबूतर का घर? फिर वो आग लेकर कबूतर के घर की तरफ जाते हैं तो एक चिंगारी उनके घर पर आकर गिरती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। मामा जी, जल्दी से आग लगा दो, यही है कबूतर का घर। फिर कालू का मामा कबूतर के घर को आग लगा देता है। दुश्मन मर गया, हमारा दुश्मन मर गया गोरी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आग कैसे लगी। और फिर वो वहाँ से वापस होते हैं। वो अपने घर से थोड़ा दूर ही होते हैं कि उन्हें अपना घर जलता हुआ दिखाई देता है। वो छोटी सी चिंगारी जो कालू के घर पर गिरी थी, वो हवा से भड़क उठी थी और कौवे का घर पूरी तरह आग की लपेट में था। कालू, ये हमारे घर को आग कैसे लगी? मेरा जग्गू, मेरा बेटा घर में ही है। मामा जी, ये सब कैसे हो गया? शायद कोई जलती हुई चिंगारी गिरी होगी। ऐसे वो सब रोने लगते हैं। सुबह होते ही कबूतर चिड़िया गोरी के बेटे जग्गू को साथ लेकर वहाँ आते हैं। अपने बेटे को जिंदा देख गोरी तो हैरान हो जाती है। जग्गू मेरे बेटे, आप जिंदा हो? मम्मा, जब आप कबूतर अंकल के घर को आग लगाने गए थे तो पीछे से हमारे घर को भी आग लग गई थी। जग्गू का शोर सुनकर हम यहाँ आ गए और आग तेज होने से पहले हमने जग्गू को बाहर निकाल लिया था। मेरा घर जलाकर क्या अब तुम खुश हो गोरी? मुझे सब मालूम हो गया था, इसलिए रात में चिड़िया के घर सो गया था। कौवा और कौवी के पास शब्द ना थे कि वो कैसे अपने बेटे के लिए उन्हें धन्यवाद कह सके और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि आज अगर उनका बेटा जिंदा है
तो वो बस रानो चिड़िया और कबूतर की वजह से ही है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर से माफी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।